हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 8 को। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज की वर्कशीट में हम संविधान के बारे में जो पिछली वर्कशीट में पढ़ा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि संविधान होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। आज की वर्कशीट में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे भारत का संविधान बनाना बड़ा एक कठिन कार्य था, क्यों कठिन था। दूसरा, भारत एक संघीय देश है संविधान के अकॉर्डिंग, तो ये संघवाद क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद आसान से कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 8 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 8 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी कि सिविक्स, जिसको आप नागरिक शास्त्र भी बोलते हो, उसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, वो है भारतीय संविधान। आज की दिनांक है 19 अक्टूबर 2020। आज हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान बनने की प्रक्रिया क्या थी और संविधान के मुख्य लक्षण क्या है। तो संविधान, जो भारत का संविधान है, वो लिखित संविधान है। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी कि देश को चलाने के लिए या किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानूनों की ज़रूरत होती है, उसको हम संविधान बोलते हैं। जैसे आपके स्कूल में है तो स्कूल में क्या है, कुछ निश्चित नियम है ना। कुछ टीचर है आपकी क्लास के इंचार्ज हैं, कुछ मिड डे मील के इंचार्ज है, डिसिप्लिन इंचार्ज है, तो ये क्या है, नियम निश्चित है। स्कूल कब लगेगा, कब कौन सा पीरियड होगा, तो ये सब कुछ फिक्स है। तो ये क्या होता है, ये संविधान होता है। ऐसे ही आपके घर के भी कुछ नियम, कायदे, कानून है, तो उसको हम संविधान कह सकते हैं। ओके, तो अब आपके घर के जो नियम है वो अलिखित है, लिखे हुए नहीं ना कहीं पे कि घर में किस वक्त आपको सोना है, किस वक्त उठना है, क्या करना है, जबकि स्कूल के लिखित में है। तो जो संविधान है वो दो प्रकार का हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है और हमारे देश का संविधान वो लिखित है। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। तो संविधान बनने की प्रक्रिया थी वो काफ़ी ज़्यादा जटिल रही है। संविधान निर्माण के विचार थे वो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों के दिमाग में, मन में आने लग गए थे कि आज़ादी के बाद भारत कैसा हो। क्योंकि उस वक्त जब जो बड़े नेता आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या हम अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें, जिनको हम फ्रंटियर गांधी जी भी कहते हैं, या चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, असंख्य नाम हैं। उनके मन में था कि जब देश आज़ाद हो तो कैसा होना चाहिए। तो उन्हीं को ही हमने आधार बनाया संविधान के बाद कि जैसा सपना देखा गया था हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, वैसा ही हमें भारत बनाना है आज़ादी के बाद। तो काफ़ी हद तक तो क्लियर था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक ही क्लियर था क्योंकि उसे वास्तव में लिखना, बनाना काफ़ी मुश्किल था। स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद प्रत्येक नागरिक को एक समान अवसर प्राप्त होगा, ये हमारा लक्ष्य था उस वक्त कि सब बराबर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्ट से हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, या किसी भी हिस्से में रहने वाले हो, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण, यानी कि किसी भी देश के हिस्से के हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, चाहे वो शहरी हो या फिर ग्रामीण हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सबको एक समान अवसर देना, ये हमारा लक्ष्य था। और साथ ही साथ सरकार में सबको भागीदारी मिले, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या था, लोकतंत्र। तो कई सारे टारगेट तो जरूर थे, लेकिन उसको बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। तो इसका एक बड़ा कारण ये था कि हमारे यहाँ पे विविधता बहुत अधिक है। हम भाषा के आधार पर, हम धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जलवायु के आधार पर हमारे यहाँ पर बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। तो हम इन सब लोगों को एक साथ लेकर के चलना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। तो इसलिए हमारा जो संविधान था, इसके निर्माण करने के लिए हमने कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी? संविधान निर्माण समिति, जिसको हम कहते हैं। उसमें लगभग 300 व्यक्ति शामिल थे, यानी कि आज़ादी से पहले जो बात करें तो उसमें 489 व्यक्ति थे। आज़ादी के बाद क्योंकि कुछ व्यक्ति हैं वो पाकिस्तान में चले गए, तो सदस्य रह गए 299, 299। ओके, और यानी लगभग हम 300 व्यक्ति कह सकते हैं, उन्होंने मिलकर के संविधान तैयार किया। तो इसके लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, 9 दिसंबर 1946 को, और उसके सदस्य थे सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे।
जो अस्थायी तौर पे थे। फिर 1911 में सभी ने वोट डाल करके एक और प्रमुख अध्यक्ष चुना उस समिति का, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के बाद में पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। और इसमें से एक जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति, यानी कि जिसको ड्राफ्ट तैयार करना था कि मोटे तौर पे हमें क्या काम करना है। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये जो सदस्य थे इन्होंने मिलकर के लगभग 3 वर्ष तक, एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे हमें संविधान बनाने में, क्योंकि पूरे देश का संविधान बनाना था, एक अनूठा संविधान बनाना था, एक ऐसा संविधान बनाना था जो सबके लिए हो, सबको समानता दे पाए, जो देश को और ज़्यादा मजबूत कर पाए। तो इसलिए बहुत मुश्किल कार्य था जिसको बनाने में हमें लगभग 3 वर्ष का समय लगा। अब संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके सामने बड़ी जिम्मेवारियां थी। 3 वर्ष का समय लगने का एक बड़ा कारण ये भी था कि कई सारी जिम्मेवारी थी। पहली जिम्मेवारी ये थी कि देश में विविधता बहुत है, कई समुदाय के लोग रहते हैं, ना उनकी भाषा एक है, ना धर्म एक है, ना संस्कृति एक है, ना जलवायु एक है। अगर हम बात करें सांस्कृतिक तौर पर, भाषाई तौर पर, धार्मिक तौर पर विविधता ही विविधता। अब इन सब के लिए ऐसा संविधान तैयार करना जो सबको स्वीकार हो, जिसमें सबको समानता दी जा सके, तो एक बड़ा टास्क था, बड़ा लक्ष्य था जिसको तैयार करना था। और साथ ही साथ ये नहीं कि सबको खुश करना था, ये भी लक्ष्य था कि इसके बाद एक स्वतंत्र भारत जो बने, वो मजबूत राष्ट्र हो, जो बराबरी कर पाए उन विकसित देशों की, उन यूरोपीय देशों की जिनके कभी हम अधीन रहे थे। तो इसलिए एक बड़ा लक्ष्य था। तो यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है कि भारत के संविधान का निर्माण करना कठिन कार्य था। क्यों था? तो इसका पहला कारण था कि भारत में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा कारण ये था कि हम एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते थे, इसलिए भी एक कठिन कार्य था कि हम एक ऐसा संविधान तैयार करें जो मजबूत राष्ट्र तैयार कर पाए इन विविधताओं के बावजूद। अब जो भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की बात करें तो पहला जो लक्षण है संघवाद है, कि भारत को संविधान में क्या घोषित किया गया कि भारत में संघवाद व्यवस्था है, संघीय सरकार है। कई बार आपने न्यूज़पेपर में या फिर समाचार चैनलों पर, न्यूज़ चैनल है उन पे सुना होगा कि ये फेडरल स्टेट है हमारा, फेडरल कंट्री है हमारी, संघीय देश है हमारा। तो ये संघीय देश क्या होता है? तो सबसे पहले हमें संघवाद को समझना है कि संघवाद का अर्थ होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर 2 से अधिक सत्र हो, सरकार के लेवल हो। जैसे हमारे देश में 2 से अधिक लेवल है ना, जैसे 2 या 2 से अधिक लेवल हो तो उसको हम संघीय देश बोलते हैं। जैसे भारत में केंद्र सरकार है पूरे देश के लिए, उसके बाद केंद्र सरकार के बाद नीचे राज्यों के लिए राज्य सरकार है, और फिर स्थानीय सरकार भी है, ओके, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो हमारा देश संघीय देश है, क्योंकि संघवाद क्या होता है या संघीय देश कौन सा होता है? वो देश होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक प्रकार की सरकारें होती है, उसको हम संघीय देश बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की सरकार है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को गाँव में हम पंचायती राज बोलते हैं और शहरों में नगर निगम प्रशासन होता है। क्लियर? यानी कि संघवाद इसलिए कहा जाता है, या वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की सरकारें हों। तो भारत में 2 या 2 से अधिक प्रकार की सरकारें हैं, 3 प्रकार की है, तो भारत क्या है? एक संघीय देश है। आमतौर पे जो संघवाद होता है वो बड़े देशों में पाया जाता है, क्योंकि सरकारें अलग अलग प्रकार की तभी होगी जब उसमें राज्य होंगे। अब जैसे नेपाल की बात करें तो नेपाल में राज्य नहीं है, क्योंकि छोटा देश है, तो वहाँ पर संघीय सरकार नहीं है। भूटान में संघीय सरकार नहीं है। संघीय सरकार किन देशों में होती है? जो बड़े होते हैं। बड़े होते हैं तो उसमें या तो राज्य डिवाइड कर दिया जाता है राज्यों में, जैसे हमारे यहाँ पर 28 राज्य है वर्तमान में और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो या तो राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि सबको समानता के साथ सारे जो भाग है पूरे देश का उसका एक समान विकास हो पाए और प्रशासन भी ठीक से चल पाए। तो इसलिए उसको किस में बांट दिया जाता है? इसलिए उसको बांट दिया जाता है राज्यों में। जब राज्यों में बांटा जाएगा तो राज्यों की अलग सरकार होगी, फिर स्थानीय स्तर पर भी हमारी सरकार है, तो ये संघीय व्यवस्था कहलाती है। अब देखिए कि स्कूल है तो स्कूल में अलग अलग इंचार्ज बना दिए, ऊपर केंद्र सरकार होगी, प्रिंसिपल सर या मैम, नीचे क्लास इंचार्ज होगी, तो 2 लेवल हो गए ना। तो ये संघीय व्यवस्था की तरह चलता है। अगर स्कूल में बच्चे ही 50 होते हैं तो शायद हमें संघवाद की जरूरत नहीं होती ना, अकेले ही काम चला सकते थे। लेकिन बहुत बड़ा स्कूल है, अब अच्छे से चलाना है तो हमें ऐसे शक्तियों का बंटवारा करना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं संघवाद। इसी वजह से भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार दिया गया, और यानी कि वहाँ पर अलग प्रकार की सरकार का गठन किया गया, और इसके लिए जो तीनों प्रकार की सरकार है उनकी अलग अलग शक्तियाँ भी दी गई है।
यानी कि कुछ शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास है, कुछ शक्तियाँ वो राज्य सरकार के पास है और कुछ शक्तियाँ हैं वो स्थानीय सरकार के पास हैं। इन शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। 3 सूचियों में हमारे संविधान में इन शक्तियों को बांट दिया गया है। संघ सूची है, उसमें केंद्र सरकार को शक्तियाँ दी गई है। राज्य सूची में राज्य सरकार को शक्तियाँ दी गई है। और उसके बाद संवर्ती सूची है, जिसमें दोनों सरकार है उन पर कानून बना सकती है। तो ये जो सूचियाँ दी गई है, कैसे जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इनके बारे में हम अगली वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वर्कशीट में हमने पढ़ा कि भारत का संविधान बनाना एक कठिन टास्क था, क्यों, और दूसरा ये समझा कि संघवाद क्या होता है और भारत में कितने सत्र की सरकारें होती हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, जैसे यहाँ देखिए क्रियाकलाप में कि अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, इनका नाम लिखना है और पता लगाइए ये किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखना है, वो तो आप लिख पाओगे कि बैंक कौन सा है पास में, स्कूल कौन सा पास में, डिस्पेंसरी कौन सी है, हॉस्पिटल कौन सा है, पुलिस थाना कौन सा है, सांसद और एमपी का नाम क्या है। ओके, तो ये तो आप भी कर पाओगे क्योंकि आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रहते हो। अब बात आती है सेकंड पार्ट के ऊपर कि ये किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। तो आपको ये बताना है, जैसे पुलिस है वो राज्य सरकार के अंदर आती है, सांसद है वो केंद्रीय सरकार के अधीन है, एक तरीके केंद्रीय सरकार का भाग है, विधायक है वो राज्य सरकार का भाग है, हॉस्पिटल है वो केंद्रीय सरकार का भी हो सकता है आप अगर एम्स है, और अगर जो मोहल्ला क्लिनिक है तो वो राज्य सरकार के अधीन है, डिस्पेंसरी भी राज्य सरकार के अधीन है, स्कूल है वो राज्य सरकार के, अगर केवीएस है आपके आसपास या जवाहर नवोदय विद्यालय तो वो केंद्रीय सरकार के होंगे, बैंक है वो केंद्रीय सरकार के अधीन आता है। तो ये आपको लिख देना है, आसानी से लिख पाओगे। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की वर्कशीट में 4 आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है कि संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, यानी बिल्कुल आसान नहीं था। तो क्यों नहीं था? तो पहली जो चुनौती थी कि भारत में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माण करना एक बड़ी चुनौती थी। दूसरा कि सबको एक समान अधिकार तो हमें देना ही था, साथ ही साथ मजबूत राष्ट्र भी बनाना था। तो इसलिए इस चीज़ को यानी राष्ट्र को, देश को मजबूत बनाने की भी एक बड़ी चुनौती थी। तो 2 चुनौतियां थी, विविधता के बावजूद सबको एक समान अधिकार प्रदान करना, दूसरा एक मजबूत राष्ट्र का गठन करना। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, संघवाद से आप क्या समझते हैं? तो संघवाद क्या है? एक शासन व्यवस्था। कैसी शासन व्यवस्था है? जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक लेवल या सत्र होते हैं। ओके, उसको हम संघवाद बोलते हैं। तीसरा जो हमारा आसान सा प्रश्न दिया गया है कि हमारे देश में सरकार के कितने सत्र है, कितने लेवल हैं? तो हमारे यहाँ पे सरकार के कितने सत्र हैं? 3 लेवल है। पहला केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार है, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा जो चौथा प्रश्न दिया गया है कि हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, हमने संघवाद को क्यों अपनाया? एक ही सरकार होती, हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की सरकार क्यों है? तो इसका कारण ये कि हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है, पहली चीज़, साथ ही साथ विविधता भी अधिक है, इसलिए पूरे देश में एक समान और बेहतर शासन हो, उसके लिए संघवाद जरूरी है। मान लीजिए पूरा बड़ा देश है और एक ही सरकार होती, शायद संभालना मुश्किल हो जाता, संभाल पाते तो शायद सबका एक समान विकास नहीं हो पाता। ओके, तो इसलिए हमने संघवाद को अपनाया है। इसीलिए हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ इस चैनल को आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हमें भी लगे कि हम जो वर्क करें उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और छोटा सा कमेंट भी आप करते रहिए, क्योंकि जब कमेंट करते हो तो एक कनेक्टिविटी भी बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।